दोस्तों, आप सभी का अभिवादन। हम हैं गौतम राणे सागर। कार्यक्रम हम भारत के लोग एक ताकत में आप सभी का स्वागत करते हुए, आप सभी को आमंत्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज जिस विषय को, जिस शब्द को, जिस विमर्श को आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपके विमर्श के लिए रखने जा रहे हैं, वह विमर्श है भारतीय इतिहास की भ्रष्टतम सरकार है मोदी सरकार। क्या अगर हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टतम सरकार है मोदी सरकार, तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, निराधार आरोप मढ़ रहे हैं, या फिर हम वाकई कुछ पुष्ट और ऑथेंटिक खबरों के साथ, खास तौर से उस खबरों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं जिन खबरों को भारत के पार्लियामेंट में उद्धृत किया गया है, जिन खबरों का उल्लेख किया गया है, जिस जानकारी का उल्लेख किया गया है। भ्रष्ट या भ्रष्टतम सरकार मापने का पैमाना क्या होता है कि उस सरकार के कार्यकाल में जो सरकारी बजट है, उस सरकारी बजट में काफी बड़ा घोटाला किया गया है या कट मनी ली गई है। यह भी सच है कि इससे पहले जो सरकारें थी वो भी चोरी में सम्मिलित होती थी, कमीशन खोरी करती थी, भ्रष्टाचार करती थी। इस बात से इनकार नहीं किया गया। लेकिन जब भी कोई सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो भ्रष्टाचार करने के उसके एक पैमाने हैं, एक सीमा तक भ्रष्टाचार होता है। चलिए आपके सामने मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है, अगर उस प्रोजेक्ट की लागत 100 करोड़ रुपया है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो बहुत मेहनत करेगा, बहुत कोशिश करेगा, वह करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर लेगा। उसे हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए, चोरी खत्म होना चाहिए। इस देश से जो चोरी की परिपाटी है वो खत्म होना चाहिए निश्चित तौर पे। और आज जो मोदी सरकार है बार बार इसी बात को उद्धृत करती है, दावे प्रस्तुत करती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने जा रहे हैं, यानी हम चोरी खत्म करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चोरी खत्म होनी चाहिए। इस देश से सरकारी तंत्र में घोटाले नहीं होना चाहिए, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और जितना प्रतिबंध लगेगा उतना देश के लोगों के प्रति, देश के नागरिकों के विकास के कार्य होंगे उस बजट से, उस फंड से। लेकिन डकैती भी रुकनी चाहिए। चोरी रुकनी अच्छी बात है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन क्या डकैती को छूट दी जानी चाहिए? यह तो संभव नहीं। हमारे देश की सरकार कर क्या रही है? साधारण आदमी पे, मध्यवर्गीय लोगों पे, मध्यवर्गीय परिवार पे, मध्यवर्गीय नागरिकों पे जो टैक्सेज हैं वो सबसे हाई लेवल पे है। 30% के टैक्सेज हैं, हाई लेवल पे टैक्सेज है। लेकिन उद्योगपतियों के टैक्सेज में जो हाई लेवल के टैक्सेज होने चाहिए थे, वो हाई लेवल के टैक्सेज की बजाय हमारे देश की सरकार उनके टैक्सेज कम कर रही। और उस टैक्सेज को कम करने का मतलब यह है कि प्रति वर्ष इस देश को 1,84,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक गरीब व्यक्ति जिसे मनरेगा का सहारा दिया गया, उसे इस सरकार ने उपलब्धि माना। पहले जब मनरेगा शुरू हुआ था तो साल भर में 365 दिन में 180 दिन के काम की गारंटी हुआ करती थी और 301 रुपया उसे मजदूरी मिलती थी। लेकिन अब मनरेगा में मात्र 40 दिन के काम की गारंटी है,
201 रुपया उसकी मजदूरी है, वह भी जीएसटी देगा गेहूं पे, वह भी जीएसटी देगा दाल पे, वो भी जीएसटी देगा चावल पे, वह भी जीएसटी देगा दूध पे, वह भी जीएसटी देगा दही पे। लेकिन जो कारपोरेट घराने हैं उनके टैक्सेस कम होंगे। 31 मार्च 2012 के आधार पे आरबीआई के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन 2.4 लाख 2.4 लाख करोड़ के डिफॉल्टर थे। इस देश में 2.4 लाख करोड़ के बैंकों के डिफॉल्टर थे, जिन बैंकों को आरबीआई संचालित करती है। आरबीआई उनके देख रेख में जो सारे बैंक संचालित होते हैं, उस बैंकों के जो बड़े कर्जदार थे, उन कर्जदारों में 2.4 लाख करोड़ के डिफॉल्टर थे। लेकिन 31 मार्च 2022 के आंकड़े के अनुसार, जो मई में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार 25 लाख करोड़ के डिफॉल्टर हो गए हैं। जो लोन धारक हैं वो 25 लाख करोड़ों के डिफॉल्टर हो गए। किसकी जिम्मेदारी है? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन डिफॉल्टर से आरबीआई के जो पैसे हैं, आरबीआई में किसी की बपौती नहीं है। इस देश के नागरिकों के पैसे आरबीआई में पड़े हैं, तो ऐसे लोगों को लोन देकर के डिफॉल्टर किए जाने का औचित्य क्या है? और फिर उनसे 9.91 लाख करोड़, तकरीबन 10 लाख करोड़ उनके बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं। यह है सरकार की उपलब्धि, जो कहती है कि हम चोरी रोकना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं, लेकिन ये लूट की छूट देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लूट की छूट दी अगर जा रही है तो इस लूट में बंटवारा तो होगा, बड़े पैमाने पे बंटवारा होगा। कुछ आंकड़े हैं जो सिविल के आंकड़े हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, उसके आंकड़े क्या बताते हैं कि कितने लोग जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझ करके उनकी क्षमता है कि इस पैसे को वो अदा कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो बैंकों के पैसे को जो उन्होंने ऋण के रूप में लिया है उसे अदा कर सकते हैं, बावजूद उसके वो अदा नहीं कर रहे हैं। ऐसे विलफुल डिफॉल्टर की एक लिस्ट आई है। वो लिस्ट में विजय माल्या का नाम आपने सुना है। 7,505 करोड़ लेकर के विजय माल्या फरार है। और मेहुल चोकसी की बात करिए, 7,101 करोड़ रुपए लेकर के मेहुल चोकसी फरार। जतिन मेहता 6,580 करोड़ रुपया लेके फरार। नीतीश चंदेसरा 5,383 करोड़ रुपया लेकर के फरार। उमेश, कमलेश और नीलेश पारेख 2,672 करोड़ रुपया लेकर के फरार। ललित मोदी आरबीआई से, बैंकों से, पंजाब नेशनल बैंक से और तमाम बैंकों से 100 करोड़ रुपए लेकर के फरार। नितेश जैन 1,421 करोड़ रुपया लेकर के फरार। और मेहुल चोकसी भाई की बात आपने किया, जिसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मेहुल भाई कहा करते थे। कोई किसी को इतना आदरणीय शब्दों से संबोधन करेगा तो कुछ न कुछ तो अंदर खाने है। ईरा इंफ्रा 5,879 करोड़ रुपए लेकर के फरार। कनकॉस्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड 4,107 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर। REE एग्रो लिमिटेड 3,984 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर। ABCD
शिपयार्ड लिमिटेड 3,708 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, फ्रास्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 3,108 रुपए का डिफॉल्टर, विल्सन डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड 2,671 करोड़ का डिफॉल्टर, रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड 2,481 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड 2,311 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड 2,311 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, कूडोस केमिकल लिमिटेड 2,082 करोड़ का डिफॉल्टर, जूम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड 1,818 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, बेस्ट फूड्स लिमिटेड 1,653 करोड़ का डिफॉल्टर, फॉरएवर प्रेशियस ज्वेलरी एंड डायमंड प्राइवेट लिमिटेड 1,679 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, डेकन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड 1,594 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड 1,560 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, स्वगल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड 1,486 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1,481 करोड़ का डिफॉल्टर, जीली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1,447 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, ईएमसी लिमिटेड 1,342 करोड़ का डिफॉल्टर, रोहित फेरोल टेक लिमिटेड 1,333 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, हनुमान टॉयज एंड टेक्सटाइल्स लिमिटेड 1,306 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, अमीरा प्यूरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 1,293 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड 1,230 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, एस कुमार नेशन वाइड लिमिटेड 1,171 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड 1,158 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर। इस लूट को कौन रोकेगा मोदी जी? कुछ इसका भी तो उपाय बता दीजिए। चोरी तो रोक लिया आपने, आपकी उपलब्धि पे आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन चोरी रोक करके लूट को छूट देना ये किस बधाई का पात्र होता है, ये जानना चाहते हैं। ये बैंकों में जो पैसे पड़े हैं, एसबीआई ने 2020 में 19,666 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया था, 21 में 34,402 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया, यूबीआई ने 21 में 16,983 करोड़ का किया, और इस साल 19,484 करोड़ का राइट ऑफ किया। पीएनबी ने 21 में 15,877 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया, और इस समय 18,312 करोड़ रुपए का राइट ऑफ हुआ। यह सब छूट किस दे रहा है? और ये जो डाटा उपलब्ध किए गए हैं, डाटा कोई ऐसे हवाई नहीं है। ये बकायदा 13 मई को भगवत करण ने इस बात को प्रस्तुत किया, पार्लियामेंट में ये बात रखी गई। उसके आधार पे ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये जो डाटा कलेक्शन है, डाटा लिया गया है ट्रांस यूनियन सिविल, और जो मई में उपलब्ध हुआ है उसके आधार पे हुआ है। उसके आधार पे बताया गया कि 12,000 अकाउंट्स ऐसे हैं, 12,000 खाते ऐसे हैं जो डिफॉल्टर्स हैं, और इसमें से जिनके लोन तकरीबन 1 करोड़ तक के हैं, जिनके हाउस लोन हैं और छोटे मोटे लोन हैं, वह डिफॉल्टर नहीं है। उन डिफॉल्टरों की संख्या 100 में से 2.3% ही है। लेकिन जिनके 100 करोड़ और 1,000 करोड़ रुपए से जो डिफॉल्टर ऊपर के डिफॉल्टर हैं, उनका रेशियो 100 में से 58 है। तो क्या आप विचार करिए, क्या देश में
जो सरकारें बदली जा रही हैं, बड़े पैमाने पे चुनाव प्रचार में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वो कहीं इन डिफाल्टरों से, इन डकैतों से वसूल करके या भागीदारी करके तो नहीं किए जा रहे हैं। इस पे विचार करिए, ये प्रश्न है। फिर आंकड़े के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी का इतनी देर तक बने रहें। इस लूट को रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आपके सामने इसलिए रखा कि आप इस पर विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल।